बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड्स के चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस को स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले जो मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं वो एक सेट से आती हैं जिसको ख़ास प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ता है। उन एग्जिम्स को, उन प्रॉपर्टीज़ को हम फील्ड प्रॉपर्टीज़ या फील्ड एग्जिम्स बोलते हैं। अगर कोई सेट उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम फील्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं। A non-empty set F is called a field if। एक नॉन एम्प्टी सेट को फील्ड कब बोलेंगे? जब उसके ऊपर ये चंद एक प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें। क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन F। उस सेट F के अंदर क्लोजर लॉ एडिशन के लिहाज से होल्ड करना चाहिए। उस सेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स A और B हैं, उन दोनों को ऐड करें तो उन दोनों का जो सम है वो भी उस सेट के अंदर आना चाहिए। सेकेंड, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन F। उस सेट F के अंदर एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तीन एलिमेंट्स A, B और C हैं। पहले अगर आप A और B को ऐड करें, जो आंसर है इसको C में ऐड करें, या आप B और C को ऐड कर लें, जो आंसर आएगा फिर A को उसमें ऐड कर दें, तो इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट E जिसको किसी दूसरे एलिमेंट A में ऐड करें और दोबारा A आ जाए, या A को E में ऐड करें तो फिर से दोबारा A ही आ जाए, तो ज़ीरो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करें वो नंबर दोबारा आ जाएगा, या उस नंबर को ज़ीरो में ऐड कर दें। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो एग्जिस्ट करना चाहिए उस सेट के अंदर। एडिटिव इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ F इज़ इन F। हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ये अगर एलिमेंट उस सेट F के अंदर है तो इसका नेगेटिव भी उस सेट F के अंदर मौजूद होना चाहिए, सच दैट इन दोनों को हम ऐड करें A प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ A, तो हमारे पास जवाब एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए एडिशन के लिहाज से, यानी कि एडिशन के लिहाज से ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए एडिशन का। A प्लस B कर लें या B प्लस A कर लें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। उसके बाद क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन F। A और B दो एलिमेंट F के हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो भी उस सेट F का एलिमेंट होना चाहिए। सेम एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अगर A और B को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर है इसको C से मल्टीप्लाई कर दें। पहले B और C को मल्टीप्लाई कर लें, या उसके आंसर को, जो आंसर आएगा A को उससे मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, और ये तमाम नंबर्स के लिए होल्ड करना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और वही नंबर दोबारा आ जाए, या उस नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें और वही नंबर दोबारा आ जाए। तो वन एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर दोबारा आ जाता है। तो वन यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो एग्जिस्ट करनी चाहिए उस सेट के अंदर। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ F माइनस ज़ीरो इज़ इन F, यानी कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एक कोई एलिमेंट उस सेट F के अंदर है तो उसका रेसिप्रोकल वो भी सेट F के अंदर होना चाहिए, सच दैट अगर A को हम उसके रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जवाब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए। A को B से मल्टीप्लाई कर दें या B को A से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स, यानी कि दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो लेफ़्ट साइड से किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर सेपरेटली दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसे हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा तो इसे हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दो नंबर से ऐड हो रहे हैं, राइट साइड से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों नंबर्स के साथ सेपरेटली आ जाएगा, और दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो अगर कोई सेट इन 12 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं फील्ड। अगर कोई सेट के अंदर सिर्फ पहली प्रॉपर्टी यानी क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है तो उसे हम बोलते हैं ग्रुप पॉइंट।
एडिशन के लिहाज से। अगर ग्रुपॉइड के साथ साथ पहली प्रॉपर्टी के साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, यानी एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, तो उसे हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। अगर उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी भी है, इन दो प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो भी है, तो उसे हम बोलते हैं मोनोइड। अगर हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद है तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप। यानी किसी सेट को ग्रुप बनने के लिए चार प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करनी चाहिए। दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगा तो सेमी ग्रुप, एक प्रॉपर्टी पहली होल्ड करेगा ग्रुपॉइड, तीन प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगा पहली उसे मोनोइड बोलेंगे, चार प्रॉपर्टीज़ को बोलेंगे ग्रुप। अगर उसके अंदर एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करें तो उसे कम्यूटेटिव ग्रुप बोलते हैं या अबीलियन ग्रुप बोलते हैं। तो पहली पांच प्रॉपर्टीज़ जो सेटिस्फाई करेगा उसे हम बोलते हैं अबीलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सारी प्रॉपर्टीज़ एडिशन की। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर ये एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है उसे ग्रुपॉइड बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो होल्ड करता है तो उसे हम सेमी ग्रुप बोलेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो उसे हम मोनोइड बोलेंगे। चौथी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है तो उसे हम बोलेंगे ग्रुप। तो यहाँ पे अगर इन चार प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है तो इसे हम बोलेंगे ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और अगर पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ या अबीलियन लॉ ये भी होल्ड करता है तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप या अबीलियन ग्रुप। उसके बाद तो यहाँ तक हो गया अबीलियन ग्रुप। अगर कोई सेट एडिशन के लिहाज से भी अबीलियन ग्रुप हो और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी अबीलियन ग्रुप हो और उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी होल्ड करता है तो उसे हम बोलते हैं फील्ड। फील्ड की कुछ एग्जांपल्स हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी हमारे पास फील्ड बनाते हैं, रैशनल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। किस तरह थे? क्लोजर लॉ दो रियल नंबर्स, अगर हम रियल नंबर सेट की बात करें तो दो रियल नंबर को ऐड करें, अगेन एक रियल नंबर आएगा यानी कि उस सेट आर में से आएगा। रियल नंबर को तीन रियल नंबर्स को ऐड कर लें, लेट से 2 + 3 + 5 कर लें या 2 + 3 + 5 कर लें। 2 + 3 5, 5 + 5 10, इसका आंसर 10। 2 + 8 10, इसका भी आंसर 10। तो रियल नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। ज़ीरो एक रियल नंबर है तो ज़ीरो सेट में आर में होगा। उसके बाद हर पॉजिटिव रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है हर एक रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स मौजूद है। पॉजिटिव रियल नंबर हों तो उनका एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे और नेगेटिव रियल नंबर्स का इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे और ज़ीरो का इन्वर्स ज़ीरो। तो यानी कि हर एक रियल नंबर का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। अब 2 + 3 कर लें या 3 + 2 कर लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। ऑर्डर ऑफ एडिशन मैटर नहीं करता रियल नंबर्स में। उसके बाद क्लोजर लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होल्ड करता है। दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, अगेन एक रियल नंबर आएगा तो सेट आर में आएगा। थर्ड एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। 2 × 3 × 5 = 2 × 3 × 5। 6 × 5 30 एंड 2 15 30, दोनों का आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि वन एक रियल नंबर है, वो एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। हर नॉन ज़ीरो नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7 एग्जिस्ट करता है, सच दैट एलिमेंट को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है। और अगर 1/5 को चेक कर लें तो 1/5 का इन्वर्स 5 है। तो हर एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल, हर एक रियल नंबर का रेसिप्रोकल भी एक रियल नंबर आता है, हर एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर का रेसिप्रोकल रियल नंबर आता है। तो हर एक रियल नंबर का इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। कम्यूटेटिव लॉ यानी कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स में मैटर नहीं करता। 2 × 3 कर लें या 3 × 2 कर लें, दोनों का आंसर 6 ही आएगा। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देख लें। 2 × 3 + 5, इसका आंसर आना चाहिए 2 × 3 + 2 × 5। तो इसका आंसर है 2 × 8 = 16, इसका आंसर 6 प्लस इसका आंसर 10 16। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। अगर 2 + 3 × 5 कर लें और 2 × 5 + 3 × 5, 2 + 3 5, 5 × 5 एंड 2 10 + 15, तो इसका आंसर भी 25 और इसका आंसर भी 25।
तो लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों लॉज होल्ड करते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर, इसी तरह रैशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये तीनों हमारे पास फील्ड बनाते हैं। बेसिकली फील्ड में हम किसी न किसी तरह से 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन जो बेसिक हैं इनको यूज़ कर रहे होते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हमें साफ नज़र आ रहे हैं कि पहली 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास एडिशन की हैं, अगली 5 प्रॉपर्टीज़ वो मल्टीप्लिकेशन की हैं, और उससे अगली 2 प्रॉपर्टीज़ लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसमें एडिशन भी आ रही है और मल्टीप्लिकेशन दोनों आ रहे हैं। अब सब्ट्रैक्शन किस तरह से आ रही है? अगर ए बी और सी 3 एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, तो इन दोनों का सम भी होगा, इन दोनों का सम भी होगा, और ए और सी का सम भी होगा, यानी कि कम्यूटेटिव पहला क्लोजर लॉ वो होल्ड करेगा। अगर ये भी सेट के अंदर है, सी भी है, तो इन दोनों का सम वो भी सेट के अंदर होगा। अगर ए है और बी प्लस सी है तो इन दोनों का सम भी होगा। हर एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी, हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी उसमें एग्जिस्ट करेगा। अगर ए प्लस बी है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, बी प्लस सी का भी, सी प्लस ए का भी, इन दोनों का भी। उसके बाद अगर ए प्लस बी सेट के अंदर है तो कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिहाज से वो भी होल्ड करेगा, बी प्लस ए भी होगा, सी प्लस बी भी होगा, ए प्लस सी भी होगा। अब अगर ए भी है इस सेट के अंदर और माइनस बी है इस सेट के अंदर, ए भी है और माइनस बी भी है, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या कहता है, इन दोनों का सम भी होगा, ए प्लस माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी। तो इसमें क्या करें हम, सिंपली 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्शन भी किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने से आंसर फिर भी, अगर रियल नंबर्स को चेक करें तो रियल नंबर आएगा, रैशनल को चेक करें तो रैशनल आएगा नंबर, और कम्प्लेक्स नंबर्स को चेक करें तो कम्प्लेक्स नंबर आएगा। उसके बाद डिवीजन, अगर ए सेट के अंदर मौजूद है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a भी होगा, 1/b भी होगा, सी है तो 1/c भी होगा। अगर हम ए को, ए सेट का मेंबर है, बी सेट का मेंबर है, तो ए को 1/b से मल्टीप्लाई करें, दोनों उस सेट के अंदर मेंबर्स हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करवाएं तो वो आएगा a/b, यानी कि इसमें सिंपली हम a को डिवाइड करें b से, यानी कि डिवीजन b सेट के अंदर फील्ड के अंदर किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है। तो फील्ड एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज़ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, यानी कि उस सेट के एलिमेंट को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें, इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें और जो एलिमेंट, जो आंसर आता है वो उसी सेट के अंदर मौजूद हो, तो वो सेट फिर हमारे पास फील्ड बनाता है। तो अब हम देखते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन। लेट एफ बी अ फील्ड। अब एफ हमारे पास फील्ड है, उसके ऊपर जो 12 प्रॉपर्टीज हमने पीछे देखी हैं वो होल्ड करती हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m n एलिमेंट्स a i j बिलोंग्स टू द सेट फील्ड। एक रेक्टेंगुलर अरे है नंबर्स की, जिसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, m n नंबर्स, और नंबर्स की नोटेशन है a i j। i रिप्रेजेंट करेगा रॉ नंबर्स को और j रिप्रेजेंट करेगा कॉलम नंबर को, यानी कि i और j रॉ नंबर और कॉलम नंबर स्पेसिफाई करेगा इस एलिमेंट की, इस फील्ड के इस एलिमेंट की पोजीशन को, कि मैट्रिक्स में इसकी पोजीशन क्या बनती है। अब जो यहाँ पे मैट्रिक्स लिया है उसमें रॉज वेरी करी हैं 1 से m तक, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट पे रॉज है, सेकंड पे कॉलम्स हैं, तो जो रॉ वेरी करी है वो 1 से m तक, यानी कि जो एलिमेंट्स आएंगे, फील्ड के एलिमेंट्स आएंगे वो m रॉज में आएंगे, और j वेरी कर रहा है 1 से n तक, तो जो फील्ड में एलिमेंट्स आएंगे उनमें कॉलम्स आएंगे, n कॉलम्स आएंगे, यानी कि जो सेट है उसमें m रॉज आएंगी और n कॉलम्स आएंगे, इस तरह से। अरेंज इन m rows and n columns and enclosed by square brackets। उनको, उन नंबर्स को हम m rows में और n columns में अरेंज करेंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन्हें हम बोलते हैं rows, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये वाले, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोलते हैं। अब इसमें i और j, इन दोनों को सबस्क्रिप्ट में i और j हैं, i को फिक्स कर लें, j को वेरी कर लें, या i को वेरी कर लें और j को फिक्स कर लें। इस अगर मैं i को फिक्स करूं और j को वेरी करूं, i को फिक्स करूं 1 और j को वेरी करूं 1 से n तक, तो i को 1 फिक्स किया, ये पहला i को 1 फिक्स कर दिया, यानी कि रॉ 1 को फिक्स कर दिया, और j को वेरी करवाया 1 से n तक, j 1 फिर 2 फिर अप टू सो ऑन j एंड सो ऑन n। तो इस तरह से हमें मिलेगी पहली रॉ। i को 1 फिक्स कर दें, इसका मतलब पहली रॉ, i 1 फिक्स कर दिया तो फर्स्ट रॉ,
और कॉलम वेरी करेगा, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब ये शो करेगा A11 कि पहली रो और पहले कॉलम की एंट्री, ये पहली रो और ये पहला कॉलम, इसमें कॉमन एंट्री क्या है, ये वाली, ये पोजीशन होगी A11। इसी तरह A12 पहली रो और दूसरा कॉलम, इन दोनों में इंटरसेक्शन में ये आ रहा है तो A12। इसी तरह आई को 2 फिक्स करें और जे को वेरी करें, आई को 2 फिक्स करें, ये 2 फिक्स कर दिया, और जे को 1 से अप टू सॉन एन तक वेरी किया। इसी तरह फिर आई को चलाते जाएं, आई एम तक है और जे एन तक वेरी करेगा, आई को चलाते जाएं। इसी तरह एम रोज, लास्ट रो एमथ रो, और कॉलम को वेरी करते जाएं, फर्स्ट कॉलम, एमथ रो, सेकंड कॉलम, अप टू सॉन एमथ रो, जेथ कॉलम एंड सॉन एमथ रो, एनथ कॉलम। अब इसमें एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं, तो इसमें टोटल एंट्रीज कितनी होगी, 1 2 4 5। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसमें टोटल एंट्रीज कितनी है, 4। यानी कि जितनी रोज़ हैं और जितनी कॉलम्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह अगर एक किसी मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसमें टोटल एंट्रीज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 9 एंट्रीज होंगी। तो इसमें m रोज़ हैं और हमारे पास n कॉलम्स हैं, तो इसकी टोटल एंट्रीज आएंगी m n एलिमेंट्स इसमें आएंगे, और वो एलिमेंट्स सारे के सारे फील्ड के होंगे। अगर हम उन एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें, उन अरेज को स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें, तो इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर द फील्ड f। अब ये फील्ड रियल नंबर्स की भी हो सकती है और कम्प्लेक्स नंबर्स की भी हो सकती है, यानी कि रियल फील्ड भी हो सकती है और कम्प्लेक्स फील्ड भी हो सकती है। अब मैट्रिक्स को हम शो करते हैं कैपिटल लेटर से। अगर मैं इसको ए से शो कर दूं, क्योंकि इसकी एंट्रीज A11 A12 इस्तेमाल किया, B11 इस्तेमाल करते तो इसको B से शो कर देते हैं। अगर इसको एब्रीवेटेड नोटेशन में लिखना तो इसी तरह से लिखेंगे AIJ। मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और जितनी इसमें रोज़ होंगी, m रोज़ हैं तो पहले रो लिखेंगे, और n कॉलम्स हैं तो उसके बाद कॉलम लिखेंगे, यानी कि पहले रोज़ लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ और उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखेंगे। तो एब्रीवेटेड नोटेशन में इसको लिखेंगे AIJ m क्रॉस n, वेयर AIJ एंट्री इज़ इन द ith रो एंड jth कॉलम। और ये पहले बता दें कि ये स्पेसिफाई करेगा रो नंबर और कॉलम नंबर, इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा। उसके बाद ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स में जितनी रोज़ हैं और जितने कॉलम्स हैं वो स्पेसिफाई करेंगे उसका ऑर्डर। जैसे कि इस मैट्रिक्स में जो हमने ऊपर लिखा, इसमें m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n। Number of rows and columns of a matrix specifies its order. For example, above matrix has m rows and n columns, so its order is m cross n or m by n. तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम स्पेसिफाई करेंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ इन अ मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज और कॉलम्स हमारे पास सेम नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 1 2 और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। रोज़ और कॉलम सेम नहीं, तो एक रेक्टेंगुलर टाइप का आएगा, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस टाइप से भी हो सकता है 7 8 9 10 1 2। इसमें कितनी रोज़ हैं हमारे पास, 1 2 और 3 रोज़ हैं और कॉलम्स 1 और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम आए, उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ एक ही मैट्रिक्स आए, एक ही कॉलम आए, रोज़ जितनी मर्जी हो सकती हैं 2 3 4 5 6, और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट हमारे पास एक ही रो 7 8 9, इसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। यानी कि ये भी और ये दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एक टाइप है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों सेम हो, से हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर किसी में 2 रोज़ आ जाएं और 2 ही कॉलम्स आ जाएं, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 रोज़ 3 कॉलम्स आ जाएं, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एंट्री इन मेन डायगोनल। अब डायगोनल क्या है, किसी भी मैट्रिक्स में ये वाली एंट्रीज, इन्हें हम बोलते हैं मेन डायगोनल की एंट्रीज। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें,
इसमें जो एंट्रीज होंगी A11, A22, A33, A44 अप टू सो ऑन, इन एंट्रीज को बोलते हैं मेन डायगोनल की एंट्रीज। A11, A22, A33 अप टू सो ऑन, इन्हें हम बोलते हैं मेन डायगोनल। और इस मेन डायगोनल या इसको प्राइमरी डायगोनल भी बोलते हैं, और इस डायगोनल को बोलते हैं हम सेकेंडरी डायगोनल। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हर एक एंट्री मेन डायगोनल की वो एक फिक्स्ड एलिमेंट हो, यानी कि फील्ड का एक फिक्स्ड एलिमेंट हो, के बिलोंग्स टू एफ के कह दिए, एंड ऑल अदर एंट्रीज आर ज़ीरो, और बाकी तमाम एंट्रीज मेन डायगोनल छोड़ के बाकी तमाम एंट्रीज ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएं, और ये एंट्रीज फिक्स हों। अगर टू है तो यहाँ पे टू ही आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, इस मेन डायगोनल में हमारे पास अब एक फिक्स्ड एलिमेंट है 2, 2 एंड 2, और बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो, तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये भी एक एलिमेंट फिक्स्ड है मेन डायगोनल के, और बाकी एंट्रीज ज़ीरो, तो उसको जनरली इस तरह से लिखते हैं के 0 0 0, यानी कि मेन डायगोनल में एक ही एलिमेंट किया आएगा और बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो जाए। अगर ये के ज़ीरो हो जाए, अब इसमें स्केलर मैट्रिक्स में के पे ये कंडीशन नहीं है कि के ज़ीरो नहीं हो सकता, सिर्फ के फील्ड का मेंबर है, ये बताया गया। और फील्ड में एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ज़ीरो भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर के ज़ीरो हो जाए, सारे के सारे ज़ीरो हो जाए, तो हमारे पास अगर 2x2 का मैट्रिक्स रखूँ 0 0 0 0 आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स, अगर के की वैल्यू यहाँ पे 1 1 हो जाए, 1 1 1 1 1 1, a scalar matrix in which k is equal to 1 is called unit matrix, यानी कि k 1 हो जाए, 1 0 0 1 आ जाएगा, बाकी तमाम एंट्रीज तो ज़ीरो रहेंगी। मेन डायगोनल में 1 1 1 आ जाए, बाकी एंट्रीज ज़ीरो 3 बाई 3 में, और मेन डायगोनल में 1 1 आ जाए और बाकी एंट्रीज ज़ीरो, तो इसे हम बोलते हैं I4 यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4। अगर नंबर ऑफ रॉज और कॉलम सेम हो तो उसको हम जस्ट या रॉ नंबर या कॉलम नंबर से स्पेसिफाई कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, और इसे हम बोलते हैं I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच देयर इज एटलीस्ट वन नॉन जीरो एंट्री इन द मेन डायगोनल एंड ऑल अदर एंट्रीज आर जीरो। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में कम अज़ कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। और इसी तरह इसमें कम अज़ कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो मेन डायगोनल की, इसमें 2 एंट्रीज नॉन ज़ीरो, इसमें 3 एंट्रीज नॉन ज़ीरो, तो तमाम एंट्रीज नॉन ज़ीरो भी हो सकती हैं। इसमें से कोई एक ज़ीरो भी हो सकती है, 2 ज़ीरो भी हो सकती है, यानी ये तमाम की तमाम ज़ीरो नहीं होंगी मेन डायगोनल की, और बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी, जिसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद डेफिनेशन है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose entries above the main diagonal are all zero, जिसकी एंट्रीज मेन डायगोनल इसके ऊपर वाली तमाम एंट्रीज ज़ीरो आ जाए, यानी कि लोअर साइड पे हमारे पास एक मैट्रिक्स की लोअर साइड में एक ट्राइंगल बनती है, इसी वजह से इसे हम बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह इसमें एक ट्राइंगल बनेगी, इसी तरह इस मैट्रिक्स में एक ट्राइंगल बनेगी, यानी कि लोअर ट्राइंगल में सारी की सारी एंट्रीज आएंगी, अपर जो मेन डायगोनल के ऊपर वाले वो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो आएंगे। इसी तरह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, मेन डायगोनल के नीचे वाली तमाम एंट्रीज वो ज़ीरो होंगी, इस मेन डायगोनल के या प्राइमरी डायगोनल के नीचे वाली तमाम एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल वो तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी। इसमें क्या बनता है, हमारे पास एक अपर साइड पे एक ट्रायंगल बनती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो सेम होंगी, तो ये हमारे पास दो इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। अगर इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। इनके ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है। 3 है, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 होना चाहिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, और इसी तरह ये बाकी तमाम एंट्रीज कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। Two matrices are said to be equal
टू एम क्रॉस एन मैट्रिसेस, इसका मतलब इनका ऑर्डर दोनों का सेम है, एम क्रॉस एन। वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है, अगर ए मैट्रिक्स ले लिया एम क्रॉस एन ऑर्डर का और बी ले लिया, अगर तो ये इक्वल कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं आई जी एथ एलिमेंट इस सेट का और आई जी एथ एलिमेंट इस सेट का अगर दोनों सेम है फॉर ईच आई एंड फॉर ईच जे, तो फिर हम उसको बोलते हैं इक्वल मैट्रिसेस। उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को कब हम ऐड कर सकते हैं, अगर उनके ऑर्डर्स सेम होंगे, अगर दोनों 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 2 3 8 9 10, अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो उनकी हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर सकते हैं। अगर इनके ऑर्डर सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 8 9 10, इन दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है तो इनकी एंट्रीज को हम ऐड नहीं कर सकते, ये एंट्रीज बच जाएंगे तो इनकी एंट्रीज को हम ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी दो मैट्रिसेस हैं, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको हम किस सेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 क्रॉस 2 के साथ भी कर सकते हैं और इसको हम 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 4 5 3 8 9 10, इसका ऑर्डर 2 रोज़ हैं, उसमें 4 कॉलम्स हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास पहले यहाँ पे ये रॉज हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, इसकी ये रॉज और ये कॉलम नंबर। अगर पहले सेट के कॉलम की तादाद और दूसरे सेट की रॉज की तादाद सेम होगी तब हम उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इन दोनों की सेम है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट होगा, जो इनके प्रोडक्ट से जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा पहले की रॉज और दूसरे के कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 4, इसमें 2 रॉज होंगे और 4 कॉलम्स होंगे। सो आई होप यू like the video. Thanks for watching.